हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन। जो टॉपिक कवर किए जाने हैं इसमें एग्रीगेट टर्नओवर, थ्रेशोल्ड लिमिट, एग्रीकल्चरिस्ट, पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, एग्रीकल्चरिस्ट किसे कहते हैं और वो कौन से पर्सन हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है और वो कौन से हैं पर्सन हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी की बात कर लेते हैं, या हम इसे रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट भी कह सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है अंडर इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम विदाउट रजिस्ट्रेशन अ पर्सन कैन नाइदर कलेक्ट टैक्स फ्रॉम हिज कस्टमर नॉर क्लेम एनी क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड बाय हिम। इसका मतलब है कि जीएसटी जब से आया है, इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जब तक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेता तब तक वो अपने कस्टमर से जीएसटी के नाम पे कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता और वो परचेज पे जो जीएसटी पे करके आया है उसका इनपुट क्रेडिट भी नहीं ले सकता। यानी कि कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करने के लिए और इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेने के लिए ज़रूरी है कि टैक्स पेयर जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन ले। Registration ensures the seamless flow of input tax credit from supplier to recipient at a national level. Seamless flow of input tax credit. रजिस्ट्रेशन अगर एक पर्सन ने ले लिया है तो उस सभी तरह के सभी रजिस्टर्ड पर्सन क्या कर सकते हैं, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर सकते हैं थ्रू आउट इंडिया। पूरे भारत में जितनी भी बार कोई गुड्स या सर्विसेज सेल की जाएंगी उस पे उसके इनपुट पे की गई जीएसटी का क्रेडिट लिया जा सकता है। Under GST law, a supplier is required to obtain state-wise registration. There is no concept of centralized registration erstwhile सर्विस टैक्स रिजीम। जैसा कि सर्विस टैक्स रिजीम में था बिफोर जीएसटी, सर्विस टैक्स के केस में कोई किसी भी पर्सन को जो सर्विस टैक्स के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल था, वो एक रजिस्ट्रेशन नेशनल लेवल पे एक रजिस्ट्रेशन लेता था। यानी कि पूरे इंडिया में उसे कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी है, कोई टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड करनी है और वो तो उसके लिए उसे एक ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, जबकि जीएसटी में ऐसा नहीं है, कोई सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे हर स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यानी कि जिस भी स्टेट में टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की जाएंगी उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना होगा, और वो कब लेना होगा वो अभी हम आगे देखेंगे। A supplier has to obtain registration in every state UT from where he makes a taxable supply provided his aggregate turnover exceeds a not exceeds a specified threshold limit। प्रत्येक सप्लायर को उस स्टेट में जिस स्टेट में वो टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्या है थ्रेशोल्ड लिमिट, एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, टैक्सेबल सप्लाईज क्या है, वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। Thus he does not require to obtain registration from state from where he makes नॉन टैक्सेबल सप्लाई। इसका मतलब है कि अगर कोई पर्सन नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, नॉन टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, तो उसे उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसे किस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है, जहां पर क्या कर रहा है, वो मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई, यानी कि टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई वो कर रहा है। सिंस रजिस्ट्रेशन इज पैन बेस्ड, क्योंकि रजिस्ट्रेशन क्या है, पैन बेस्ड है। वंस सप्लायर इज लाइबल टू रजिस्टर
register, he has to obtain registration in each state UT in which he operates under the same PAN. आप जानते हैं कि हर एक पर्सन को, किसी पर्सन को, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे फर्म हो, चाहे कंपनी हो, एक ही पैन इशू हो सकता है, कोई दूसरा पैन इशू नहीं होता है। तो हर एक स्टेट में, जिस भी स्टेट में कोई पर्सन या कंपनी या फर्म टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहा है या कर रही है, उस केस में उसे हर स्टेट के लिए उसी पैन से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सिंगल पैन से ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा हर स्टेट के लिए। इसको हम आगे समझ लेते हैं क्या है। ये सेपरेट रजिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट इन जीएसटी कहाँ का मतलब क्या है। अगर कोई टैक्सेबल पर्सन ऐसा है जिसका बिजनेस उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों में है, अब इस टैक्सेबल पर्सन का हेड ऑफिस मान लें यूपी में है और उसके ब्रांच ऑफिस पंजाब बी और सी उसके ब्रांच ऑफिस है, तो इस केस में इस टैक्सेबल पर्सन को हेड ऑफिस के लिए एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और जो ब्रांच ऑफिस बी एंड सी है उनके लिए भी एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कम से कम एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और ये दोनों ही रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे, एक ही पैन पे होंगे, एक ही पैन पे होंगे, यानी सेम पैन को यूज करते हुए दो रजिस्ट्रेशन लेने होंगे, एक तो उत्तर प्रदेश में और दूसरा पंजाब में। ओके, तो पंजाब में चूंकि दो ब्रांच हैं, देखें बी और सी, तो क्या दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन लेना होगा? नहीं, पंजाब में एक रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि रजिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेट वाइज डिपेंड करता है। आपकी ब्रांचेस कितनी हैं, आपका बिजनेस क्या क्या है, वो मैटर नहीं करता। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है। अगर आपका बिजनेस एक स्टेट में, कई तरह के बिजनेस हैं, मान लीजिए आपका एक रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है, एक आपका प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस है, एक ही स्टेट में है, तो उसके लिए आपको एक ही रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता होगी, दो रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आप एक रजिस्ट्रेशन से उस स्टेट में बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वही बिजनेस या कोई दूसरा बिजनेस दूसरे स्टेट में करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब इसमें ब्रांचेस में क्या क्या इंक्लूड होती हैं? ब्रांचेस में इंक्लूड होंगी गोडाउन और वेयर हाउस। कोई पर्सन किसी दूसरे स्टेट में केवल गोडाउन बना रखा है या कोई वेयर हाउस ही बना रखा है, वहां पे वो कोई एक्टिवली कोई ऑफिस नहीं बना रखा, सेल परचेज गुड नहीं कर रहा है, उसने उसने अपना केवल गोडाउन बना रखा। तो इस केस में भी उस गोडाउन के लिए भी उसे एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जिस स्टेट में उसका गोडाउन है। अब बात कर लेते हैं टैक्सेबल पर्सन क्या है। एज पर सेक्शन 2107 of CGST Act, taxable person means a person who is registered or liable to be registered under। ऐसा कोई भी पर्सन जो रजिस्टर्ड है, पहले से रजिस्टर्ड है, या ही इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, यानी कि वो उसे रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। किस सेक्शन में? सेक्शन 22। सेक्शन 22 कहता है कि पर्सन लाइबल फॉर रजिस्टर, कौन से पर्सन ऐसे हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सर्टेन केसेस। सेक्शन 24 ये कहता है कि ऐसे सर्टेन केसेस हैं जिसमें कोई पर्सन अगर उस तरह के केस में गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है, तो उसे जो है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, बिना रजिस्ट्रेशन के वो बिजनेस नहीं कर सकता। तो टैक्सेबल पर्सन हर वो पर्सन है जो कि रजिस्टर्ड है या फिर जिसे रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए जीएसटी के अंतर्गत, उसे हम टैक्सेबल पर्सन कहेंगे। अब बात करते हैं कौन से पर्सन लाइबल हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। सेक्शन 22 में उनकी डिफिनीशन दी गई है, वो कौन से पर्सन है। पर्सन लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22, every supplier of goods or services or both is required to obtain registration in the state or the union territory from where he makes taxable supplies। सभी तरह के सप्लायर, कौन कौन काहे के सप्लायर? गुड्स के सप्लायर या फिर सर्विस के सप्लायर या फिर दोनों के सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना होगा। किस स्टेट में? इन द स्टेट, उस स्टेट में, और द यूनियन टेरिटरी, उस यूनियन टेरिटरी में, फ्रॉम वेयर, जहां से वो क्या करते हैं? मेक्स टैक्सेबल सप्लाई, वो टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, यानी कि टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करते हैं, उस स्टेट में लेना होगा।
कब लेना होगा? इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट इन अ फाइनेंशियल ईयर। उनको रजिस्ट्रेशन तब लेना होगा जब उनका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स, एग्रीगेट टर्नओवर बढ़ जाता है स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट से। स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट से जब ज़्यादा हो जाएगा टर्नओवर किसी फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर में उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो सीधा-सा मतलब है कि हर एक पर्सन जो टैक्सेबल गुड या सप्लायर कह लें हम, हर एक सप्लायर जो टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो जिस स्टेट में वो बिज़नेस कर रहा है, उस स्टेट में या उस यूनियन टेरिटरी में उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब बात आती है सर एग्रीगेट टर्नओवर क्या है और थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? तो एग्रीगेट टर्नओवर को समझ लेते हैं, फिर थ्रेशोल्ड लिमिट को समझेंगे। What is aggregate turnover? Aggregate turnover for a person having the same PAN to be computed on all India basis is aggregate turnover value of. Aggregate the value of. Aggregate turnover क्या है? किसी भी पर्सन का सेम पैन में, सेम पैन जिसका है उसके सभी तरह के ट्रांजैक्शन जो ऑल इंडिया बेसिस पे जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी एग्रीगेट ट्रांजैक्शंस हैं ऑल इंडिया में, उनका सबका सम है और उसमें कौन-कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या-क्या इंक्लूड किया जाएगा। ऑल टैक्सेबल सप्लाइज टर्नओवर, टैक्सेबल सप्लाइज टर्नओवर ऑफ ऑल ब्रांचेस अंडर द सेम पैन। एक ही पैन के नीचे जितने भी ब्रांचेस हैं, उनके सभी टैक्सेबल टर्नओवर को जोड़ा जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने यहाँ पे देखा था ब्रांच बी, ब्रांच सी और हेड ऑफिस ए। तो हेड ऑफिस से जो ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, ब्रांच ऑफिस बी से जो ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, ब्रांच ऑफिस सी से जो ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। जब एग्रीगेट टर्नओवर को हम का कैलकुलेशन करेंगे, तो हम हेड ऑफिस ए के जितना भी टैक्सेबल सप्लाई है उसको जोड़ेंगे, ब्रांच बी से जितने भी टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई की गई है उनको जोड़ेंगे और ब्रांच सी से जितने भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की गई है उनको जोड़ेंगे, क्योंकि ये सभी ब्रांचेस क्या हैं, एक ही पैन के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। इसका मतलब ये है। एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूडिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाई, सभी तरह के एग्जेम्प्ट सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी जोड़ेंगे। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज को जोड़ेंगे, इंटर स्टेट सप्लाईज को जोड़ेंगे। सप्लाईज whether on account on made on behalf of all the principals by an agent, and it includes the value of stock transfer and branch transfer। स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर को भी जोड़ेंगे। क्या नहीं जोड़ेंगे? वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई को नहीं जोड़ेंगे और सभी तरह के टैक्सेस सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईटीजीएसटी को नहीं जोड़ेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो उसके लिए चार्ट है जिससे हम और इसको क्लियर कर सकते हैं कि क्या चीजें जोड़ेंगे। मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर क्या है? कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। ये कंप्यूट क्या कैसे किया जाएगा? ऑल इंडिया बेसिस पे किया जाएगा। सबसे पहले टैक्सेबल सप्लाईज, सभी तरह की टैक्सेबल सप्लाई जो जोड़ी जाएंगी। टैक्सेबल सप्लाईज का मतलब है हर एक स्टेट में हर एक ब्रांच से जिस पर्सन का जितने भी गुड्स और सर्विसेज वो सप्लाई कर रहा है उनको हम ऐड करेंगे। उसके साथ में एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी जोड़ेंगे। एग्जेम्प्टेड सप्लाई में कौन सी सप्लाईज हैं? नील रेटेड सप्लाई, होली एग्जेम्प्ट सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नील रेटेड सप्लाई का मतलब है ऐसी सप्लाईज जिन पे जीएसटी का रेट क्या है? 0 है। होली एग्जेम्प्ट सप्लाईज का मतलब क्या है? ऐसी सप्लाईज जिसपे जिसको कि गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है, उस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट कर रखा है, उस पर जीएसटी नहीं कलेक्ट किया जाएगा। और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज का मतलब क्या है? नॉन टैक्सेबल सप्लाईज ऐसी सप्लाईज को कहा जाता है जिन पे जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है। ऐसी सप्लाईज को भी जोड़ेंगे। जैसे नॉन टैक्सेबल सप्लाईज में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल अभी नहीं है। अल्कोहलिक लिक्कर जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो अगर कोई पर्सन का टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई का बिजनेस है और साथ में उसका नॉन टैक्सेबल गुड्स यानी उसका एक अल्कोहलिक लिक्वर की शॉप है, वहां से भी वो उसका भी बिजनेस कर रहा है, तो जब हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात करेंगे तो हम नॉन टैक्सेबल
टैक्सेबल सप्लाईज को तो जोड़ेंगे जो जीएसटी के अंतर्गत टैक्सेबल हैं, जीएसटी के अंतर्गत जो एग्जेम्प्ट हैं उनको भी जोड़ेंगे, जिन पे जीएसटी का रेट 0 है उनको भी जोड़ेंगे, और ऐसी भी सप्लाईज को जोड़ेंगे जिन पे जीएसटी लगता ही नहीं है, जैसे अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उनकी भी सप्लाईज को हम जोड़ लेंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी तरह के गुड्स या सर्विस की अगर एक्सपोर्ट किया जा रहा है किसी पर्सन के द्वारा, तो उस पर्सन के एग्रीगेट टर्नओवर में हम उसके एक्सपोर्ट्स को भी ऐड करेंगे। इसके बाद सप्लाई मेड टू अ पर्सन विद सेम पेन हैविंग डिफरेंट जीएसटीएन नंबर्स, दैट इज ब्रांच ट्रांसफर। ब्रांच ट्रांसफर का मतलब है कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में अगर कोई ट्रांसफर किया जा रहा है जिसका जीएसटीएन नंबर अलग है। जीएसटीएन नंबर कब अलग होता है? जब अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन होता है। अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे हमने अभी यूपी और पंजाब की बात की, तो यूपी का जीएसटी नंबर अलग होगा, पंजाब का जीएसटी नंबर अलग होगा। अगर यूपी से पंजाब में कोई स्टॉक ट्रांसफर किया जा रहा है, स्टॉक ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन, तो इस स्टॉक ट्रांसफर को भी हम सप्लाई, डीम्ड सप्लाई माना गया है शेड्यूल 2 में, और इसे हम जोड़ेंगे एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन में। सप्लाई मेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी कि एजेंट के द्वारा जो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में सर्विसेज या गुड सप्लाई किए जा रहे हैं, उसे भी हम एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड करेंगे। इसके बाद एक्सक्लूड क्या करेंगे? सभी तरह के टैक्स जिसकी हमने बात की। इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय अ पर्सन अंडर आरसीएम। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसे आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या है आरसीएम। तो ऐसी सप्लाईज जिस पे रिवर्स चार्ज यानी इनवर्ड सप्लाईज पे, जो ऐसे सप्लाईज जो इनवर्ड सप्लाईज हैं और उस पर जीएसटी की लाइबिलिटी है, ऐसी इनवर्ड सप्लाई की को ऐड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे एडवोकेट्स की सर्विस है, अगर कोई एडवोकेट किसी बिजनेस फर्म को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो इस केस में सप्लायर कौन है? एडवोकेट है, और रिसिपिएंट कौन है? वो बिजनेस फर्म है। बिजनेस, इस केस में रिसिपिएंट ही जीएसटी पे करेगा, यानी कि जो वैल्यू जो सप्लाई की वैल्यू है, सर्विस की वैल्यू है, उस पे जो जीएसटी बनेगा, उस जीएसटी को पे करने की लायबिलिटी किसके ऊपर होगी? ये बिजनेस फर्म के ऊपर होगी। तो बिजनेस फर्म यहाँ पर क्या है? आरसीएम के अंतर्गत टैक्स देने के लिए लाइबल है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स देने के लिए लाइबल है। तो जब हम उस बिजनेस फर्म का एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे, तो हम इस इनवर्ड सप्लाई को नहीं जोड़ेंगे। सीधा सा मतलब ये है कि जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई हैं, हमने जो इतने ऊपर नाम देखे हैं, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट एंड ब्रांच ट्रांसफर एंड सप्लाई मेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ये सब क्या है? ये सब आउटवर्ड सप्लाई हैं। तो सभी तरह की आउटवर्ड सप्लाई को हम एग्रीगेट टर्नओवर में जोड़ेंगे, इनवर्ड सप्लाई पे को नहीं जोड़ेंगे, भले ही उस इनवर्ड सप्लाई पे जीएसटी की लायबिलिटी उस व्यक्ति के ऊपर हो जिसका हम एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके बाद सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क बाय अ रजिस्टर्ड जॉब वर्कर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल एंड नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टर्नओवर ऑफ जॉब वर्कर। इसको समझ लेते हैं क्या है मतलब। मान लीजिए एक कंपनी है, रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, वो मैन्युफैक्चर करती है अपने कपड़ों को। उसके बाद उन कपड़ों को डाई किया जाता है, उनको कलर किया जाता है, और कलर करने के लिए वो कंपनी क्या करती है? किसी दूसरी फर्म को जिसका तो केवल और केवल काम क्या है? डाइंग का काम है। वो केवल और केवल उन कपड़ों को कलर करके आगे भेज देती है। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के निर्देश के अनुसार उस डाइंग फर्म ने क्या किया? कपड़ों को लिया, उसको कलर किया। मान लीजिए 10 लाख रुपीस के कपड़े जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने डाइंग फर्म को दिया कि आप इसको कलर करिए, और हमारी कस्टमर एक सी लिमिटेड है, इसको आप इसे आगे भेज दीजिएगा। तो इस डाइंग कंपनी ने कलर करके जो है आगे सी लिमिटेड को उसे ट्रांसफर कर दिया उस कपड़े को, और इसके बदले में
इस काम के बदले में उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने डाइंग कंपनी को 50,000 रुपीज का पेमेंट किया। ठीक है, तो अब जब सी को जो कपड़े भेजे गए हैं, मान लीजिए डाई करने के बाद उनकी कॉस्ट हो गई 15 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख के कपड़े रिसीव किए डाइंग फर्म ने और कलर करने के बाद सी लिमिटेड को आगे फॉरवर्ड किया तो 15 लाख रुपीस के कपड़े आगे फॉरवर्ड किए। अब जब हम इस डाइंग कंपनी, इस डाइंग फर्म का एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे, तो हम एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते समय डाइंग कंपनी ने जो कपड़े सी लिमिटेड को ट्रांसफर किए हैं 15 लाख के, इसे हम इसके एग्रीगेट टर्नओवर पे नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि डाइंग कंपनी ने क्या किया है, जॉब वर्क किया है। एज जॉब वर्क करके और उसने ये कपड़े किसके बिहाफ में ट्रांसफर किए हैं सी लिमिटेड को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसके बिहाफ में ट्रांसफर किए। इसलिए जब हम डाइंग फर्म का एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो हम इस आउटवर्ड सप्लाई जो सी लिमिटेड को दिया है उसे हम उसके टर्नओवर में नहीं ऐड करेंगे। लेकिन ये जो 50,000 एज अ रेम्युनरेशन डाइंग फर्म को मिला है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कपड़े को कलर करने के लिए, इस 50,000 को हम उसके टर्नओवर में जोड़ेंगे। तो इसका मतलब सीधा सा है कि अगर कोई रजिस्टर्ड जॉब वर्कर है, ठीक है, वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में कोई गुड्स सप्लाई कर रहा है जॉब वर्क करने के बाद, जॉब वर्क कंप्लीट करने के बाद, तो वो टर्नओवर जो उसने आगे फॉरवर्ड किया है उसको हम उस जॉब वर्कर के एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं जोड़ेंगे। इतना करके हम क्या प्राप्त कर लेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा होता है तब रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, जैसा कि हमने पहले देखा। एग्रीगेट टर्नओवर जब थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा होगा तब रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। अब थ्रेशोल्ड लिमिट को हम अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे, थ्रेशोल्ड लिमिट गुड्स के लिए और थ्रेशोल्ड लिमिट सर्विसेज के लिए। तो सबसे पहले थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स। ऐसा कोई सप्लायर जो केवल और केवल गुड्स की सप्लाई कर रहा है, उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। सबसे पहले है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, इस एक्ट में, इस सेक्शन में 4 स्टेट, स्पेशल कैटेगरी स्टेट बताए गए हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। अगर कोई सप्लायर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या त्रिपुरा में किसी गुड्स की सप्लाई कर रहा है, केवल और केवल गुड्स की सप्लाई कहाँ पे कर रहा है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, यानी कि विद इन अ स्टेट ये सप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए कब थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी, ₹10 लाख। यानी कि 10 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर जैसे ही इस स्टेट में सप्लायर का होगा उसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुदुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तराखंड, यहाँ का अगर कोई सप्लायर है तो उसको रजिस्ट्रेशन कब कराना होगा, उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, ₹20 लाख। 20 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर जैसे ही क्रॉस होगा उस पर्सन को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो पर्सन अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुदुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना या उत्तराखंड में बिजनेस कर रहा है। इन 6 और 4, इन 10 स्टेट्स को छोड़ करके जितने भी स्टेट्स बचे, अगर कोई पर्सन अदर किसी स्टेट में बिजनेस कर रहा है, केवल और केवल गुड्स की सप्लाई कर रहा है, ध्यान रखिएगा, केवल और केवल गुड्स की सप्लाई कर रहा है, और कहाँ कर रहा है, विद इन अ स्टेट, केवल स्टेट के अंदर, उस केस में एग्रीगेट टर्नओवर क्या है थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए, 40 लाख। यानी कि अगर कोई पर्सन दिल्ली में है, दिल्ली के अंदर वो बिजनेस कर रहा है और केवल टैक्सेबल गुड्स की ही सप्लाई कर रहा है, तो इस केस में 40 लाख तक के टर्नओवर तक उसे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। अगर 40 लाख से ऊपर टर्नओवर होगा तो तुरंत ही उसे दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करा लेना है। ओके, अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर सप्लायर ऑफ
सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा कोई पर्सन जो केवल और केवल सर्विस की सप्लाई कर रहा है या गुड्स और सर्विस दोनों की सप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? स्पेशल कैटेगरी स्टेट वही 4 स्टेट्स मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। उनमें लिमिट वही है 10 लाख, यानी कि गुड्स के लिए, और सर्विस के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? रुपीज 10 लाख। यानी कि जैसे ही कोई पर्सन जो मणिपुर में कोई सर्विस सप्लाई कर रहा है, जैसे ही उसका टोटल एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिस रुपीज 10 लाख के अबव होता है, उसे उस स्टेट यानी मणिपुर में रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा। अगर वो मिजोरम है तो भी करा लेना है, अगर वो नागालैंड में है तब भी करा लेना है, अगर त्रिपुरा में है तो भी करा लेना है। लेकिन अगर इन 4 स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को छोड़ करके कोई पर्सन अदर स्टेट में है और वो सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है या गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए 20 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस होते ही रजिस्ट्रेशन कराने की लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी। यानी कि अगर कोई पर्सन लखनऊ में बिजनेस कर रहा है और वो गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में जैसे ही उसका एग्रीगेट टर्नओवर रुपीज 20 लाख के अबव जाएगा, उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नोट यहाँ समझ लेना है, नोट सप्लायर ऑफ सर्विसेज आर नॉट एलिजिबल फॉर रुपीज 40 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट। हमने अभी पिछले स्लाइड में जो बात की कि 40 लाख का जो टर्नओवर जो एग्जेम्पशन लिमिट मिलना है, ये केवल और केवल किसको मिलना है? केवल और केवल गुड्स के सप्लायर को मिलना है जो विद इन अ स्टेट गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई सर्विस भी सप्लाई कर रहा है विद इन अ स्टेट है, तो उससे 40 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये 40 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट किनके लिए है? एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ गुड्स, जो केवल और केवल गुड्स की सप्लाई करते हैं, ना कि सर्विस की। इसके बाद बात करते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर नोटिफाइड गुड्स। कुछ नोटिफाइड गुड्स हैं, स्पेशल गुड्स हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि अगर किसी भी स्टेट में है तो उनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी? पान मसाला, टोबैको एंड इट्स सब्स्टिट्यूट एंड आइसक्रीम। पान मसाला, तंबाकू और आइसक्रीम। ईडेबल आइसक्रीम की बात हो रही है यहाँ पे। कोई भी आइसक्रीम का सप्लायर है, कोई पान मसाला का सप्लायर है, कोई टोबैको का सप्लायर है, तो अगर वो पान मसाला का सप्लायर है और मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? रुपीज 10 लाख। जैसे ही 10 लाख का टर्नओवर वो क्रॉस करेगा, उसे रजिस्ट्रेशन कराना है। लेकिन रिमेनिंग अदर किसी स्टेट में है तो उसे रजिस्ट्रेशन करा लेना है। कब? जब उसका एग्रीगेट टर्नओवर रुपीज 20 लाख से अबव जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि नॉर्मल पर्सन, अगर बात समझ लीजिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स है जो लखनऊ में बिजनेस करते हैं और केवल गुड्स की सप्लाई करते हैं, अदर देन कौन से गुड्स? पान मसाला, टोबैको एंड आइसक्रीम। पान मसाला नहीं बेचते, टोबैको नहीं बेचते, आइसक्रीम का बिजनेस नहीं करते, तब उनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी? रुपीज 40 लाख। लेकिन अगर मिस्टर एक्स आइसक्रीम का बिजनेस करते हैं, आइसक्रीम सप्लाई करते हैं, तो इस केस में थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी? रुपीज 20 लाख। यानी लखनऊ में अगर कोई पर्सन आइसक्रीम की सप्लाई कर रहा है तो उसका टर्नओवर 20 लाख से जैसे ही अबव होगा, उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के केस में रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर होगा अगर बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है? ये भी सेक्शन 22 में ही बताया गया है। इसमें दो तरह के ट्रांसफर की बात कही गई है। पहला ट्रांसफर है वेयर अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय अ टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इज ट्रांसफर्ड वेदर ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन और अदरवाइज टू अनदर पर्सन एज अ गोइंग कंसर्न। बिजनेस क्या है? एक रजिस्टर्ड पर्सन है, बिजनेस उसका चल रहा था और वो बिजनेस ट्रांसफर कर दिया गया किस केस में? सक्सेशन के केस में। सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकार। मींस कोई बिजनेसमैन रनिंग बिजनेस था और वो बिजनेसमैन एक्सपायर हो गया। एक्सपायर मींस उसकी डेथ हो गई और वो बिजनेस सक्सेशन उत्तराधिकार में उसके उसके
लीगल हेयर्स को मिल गया, उसके बच्चों को मिल गया, तो इस केस में रजिस्ट्रेशन कराना होगा किसको? उसके बच्चों को जिसको ट्रांसफर हुआ है। मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, उनका बिजनेस चल रहा था और वो उन अचानक से उनकी डेथ 1 अप्रैल 2020 को हो गई। अब इसी डेट जिस डेट को इस डेट को एक्सपायर हो गए, इस डेट को एक्सपायर हुए, तो डेट ऑफ लायबिलिटी अब इस डेट को क्या हो जाएगा? मिस्टर एक्स तो है नहीं, बिजनेस किसको ट्रांसफर हो जाएगा? उनके बेटों को ट्रांसफर हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन की डेट क्या होगी? द ट्रांसफरी और द सक्सेसर एज केस में बी शैल बी लाइबल टू बी रजिस्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर और सक्सेशन। जिस डेट से वो ट्रांसफर हुआ है या जिस डेट को उत्तराधिकार ट्रांसफर हो गया है, उसी डेट को रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। मींस रजिस्ट्रेशन कब कराना होगा उनके बच्चों को? उस डेट से कराना होगा जिस डेट को उनके फादर की डेथ हुई है, यानी कि उनके फादर की डेथ के तुरंत बाद जो डेट होगी वो डेट क्या होगी? रजिस्ट्रेशन की डेट होगी, और उसी डेट को रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होगा। और इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी? डेट 1 अप्रैल को एक्सपायर हुए तो उनकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगी? 2 अप्रैल, यानी जिस डेट को सक्सेशन हो गया, जिस डेट को ट्रांसफर हो गया। फॉर दूसरे केस में मान लीजिए मिस्टर एक्स ने का बिजनेस चल रहा था, वो एक्सपायर नहीं हुए, उनकी डेथ नहीं हुई, उनका मन नहीं है अब आगे बिजनेस करने का। उन्होंने क्या किया? अपने एक मित्र हैं जो मिस्टर वाई हैं, उनको बिजनेस ट्रांसफर कर दिया। ये ट्रांसफर मान लीजिए उन्होंने 25 जून 2020 को किया। जिस डेट को ये ट्रांसफर मिस्टर एक्स ने बिजनेस को ट्रांसफर मिस्टर वाई को किया है, वो डेट क्या है? 25 जून। तो रजिस्ट्रेशन किस डेट से होगा? डेट ऑफ लाइबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन क्या होगी? 25 जून। जिस डेट को रजिस्ट्रेशन के लिए, जिस डेट को बिजनेस ट्रांसफर हुआ है, वही डेट क्या होगी? बिजनेस के रजिस्ट्रेशन की डेट हो जाएगी। और मिस्टर एक्स जो पहले रजिस्टर्ड थे, उनका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। उनको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना होगा। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके बच्चे उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे। और मान लीजिए ये बिजनेस सेल किया जाता है, नॉर्मली ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इस केस में मिस्टर एक्स को अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर करना पड़ेगा, कैंसिल करवाना पड़ेगा, और मिस्टर वाई को नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट में कहा गया है वेयर द बिजनेस इज transferred pursuant to transaction of a scheme or an arrangement for amalgamation, or as the case may be demerger of two or more companies pursuant to an order of high court, tribunal or otherwise। अगर कोई बिजनेस कैसे ट्रांसफर हुआ है? अमलगमेशन के केस में या डीमर्जर के केस में। तो इस केस में क्या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी? द ट्रांसफरी शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गिविंग इफेक्ट टू सच ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल। मान लीजिए, इसका मतलब समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है ए लिमिटेड, दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड। दोनों कंपनियों का बिजनेस चल रहा था। दोनों कंपनियां क्या हुई? हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल के आदेश पे मर्ज कर दी गई और इनका अमलगमेशन हो गया। क्या हो गया? अमलगमेशन हो गया, और एक नई कंपनी सी लिमिटेड क्रिएट हो गई। अब इस केस में जो ए लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन था वो खत्म हो जाएगा, बी लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, और ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की सारी एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर किसको हो जाएंगे? सी लिमिटेड को। सी लिमिटेड चूंकि नई कंपनी है, नया पर्सन है, इसलिए इसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कि मान लीजिए ये दोनों कंपनियों का अमलगमेशन हुआ 2 जून 2019 को, 2 जून 2019 को हुआ। तो रजिस्ट्रेशन की डेट क्या होगी? रजिस्ट्रेशन की डेट वो डेट होगी जो सी लिमिटेड की इनकॉर्पोरेशन की डेट होगी, जिस डेट में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इश्यू किया कि ये कंपनी नई बन के तैयार हो गई, इस डेट से इस कंपनी का एग्जिस्टेंस में आ जाती है और बिजनेस कर सकती है। वो डेट होगी रजिस्ट्रेशन की, और उसी डेट से रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होगा। यानी कि इनकॉर्पोरेशन की डेट ही क्या होगी? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या डेट ऑफ लायबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन होगी, यानी कि उसी डेट को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा अमेलगमेशन के केस। दूसरे केस में मान लीजिए एक कंपनी है वाई लिमिटेड और दूसरी है एक्स लिमिटेड, सॉरी,
मान लीजिए कंपनी है वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड का डीमर्जर हो जाता है, ये कंपनी डीमर्ज होके पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड में डिवाइड हो जाती है और एक नई कंपनी पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड एग्जिस्टेंस में आ जाती है। तो जिस डेट को पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन होता है, उसी डेट को डेट ऑफ लाइबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन होगा, उसी डेट को उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यानी कि इनकॉर्पोरेशन की डेट ही डेट ऑफ लाइबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन होगी। ओके, तो इस पे दो बातें समझ में आई कि अगर कोई बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है, किस केस में नॉर्मली ट्रांसफर कर दिया जाता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपना बिजनेस बेच देता है, या कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो उस केस में डेट ऑफ ट्रांसफर या डेट ऑफ सक्सेशन, जिस डेट को ऐसा ट्रांसफर हुआ या जिस डेट को ऐसा उत्तराधिकार बच्चों को ट्रांसफर हुआ, वही डेट डेट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी। अगर कोई बिजनेस अमेलगमेट हो जाता है, तो नई कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जिस डेट को हुआ है, उसी डेट को डेट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में persons not liable to take registration।